गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माधवराव सप्रे जी के निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। उस निबंध का नाम है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। यह आपके अध्ययन के लिए है, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। हम जो भी व्यवसाय चुनते हैं वो हमारे योग्य होता है कि नहीं। कभी कभार हमें मजबूरी में भी एकाध दूसरे व्यवसाय को या एकाध दूसरे काम को करना पड़ता है। और इस निबंध के माध्यम से माधवराव सप्रे जी ने हमें जो बातें बताई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले माधवराव सप्रे जी का जो परिचय है उसके बारे में संक्षिप्त में देखेंगे। इसमें से आपको एक अंक के लिए सवाल आता है। देखिए, बड़ा सवाल भी आता है, लेकिन ये परिचय जो हम देखते हैं, परिचय में से एक अंक के लिए बहुपर्यायी के रूप में आपको सवाल पूछा जाता है। देखिए, तो इसको भी ऊपरी तौर पर आपको देखना है। माधवराव सप्रे, मराठी मेरी मातृभाषा है। सप्रे जी कहते हैं मराठी जो है ये मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ की भाषा है, मातृभाषा है, पर मैं अपनी माँ की गोद में नहीं पला हूँ। ये मेरे माँ से मुझे मिली है और इसलिए ये मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं मेरी माँ की गोद में नहीं पला हूँ। हिंदी मेरी मौसी है और यही मुझे पाला संभाला करती है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। देखिए कि हिंदी भाषा को उन्होंने अपनी मौसी के रूप में माना है। देखिए, और इसी भाषा से मुझे रोजी रोटी मिली है, ये कहते हैं। इसलिए जो कुछ भी मुझसे सेवा बनी मौसी की ही कर पाया। निसंदेह मौसी के इस प्रेम से माधवराव सप्रे कभी नहीं उबर आए और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी मौसी की सेवा में समर्पित कर दिया है। और इस प्रकार से देखिए कि पूरा का पूरा जो साहित्य है उन्होंने हिंदी में लिखा है अपना, और इस प्रकार इस मौसी के प्रेम में सारा का सारा पूरा का पूरा ये जो अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया है इन्होंने। हिंदी की प्रेरक शक्ति बनकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसी भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत अग्रसर स्थान रहा है, और उसी प्रकार इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। देखिए, सप्रे जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप निर्धारण कर उसका संवर्धन किया। अभी भाषा बचनी चाहिए। जब तक हम लोग उसमें बोलेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे, उसमें यदि साहित्य नहीं लिखेंगे तो वो भाषा जीवित नहीं रह सकती है। यदि नहीं लिखेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे आदि तो। और ये काम जो है भाषा संवर्धन का जो काम है वो इन्होंने किया। साहित्यिक पत्रकारिता की आधारशिला रखी, साथ ही उसे स्वतंत्र आंदोलन में जागृति और आक्रमण का हथियार बनाया। ये ज्ञान जो होता है ये एक हथियार की तरह है, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जागरूक किया सबको साहित्य के माध्यम से। एक एक कभी कभार क्या होता है, एक एक लोग बंदूक हथियार आदि लेकर जाते हैं सीमा पर लड़ने, लेकिन ये कवि लेखक जो रहते हैं ये अपनी लेखनी को हथियार बनाकर ये समाज का प्रबोधन करते हैं। स्वदेश प्रेम की स्याही में डूबी उनकी कलम प्रबल राष्ट्रीय चेतना का संवाहक बनी। और इस प्रकार से स्वदेश प्रेम, अपने देश के बारे में, देश के प्रति प्रेम, और इस प्रेम की स्याही जो है उसमें डूबी उनकी कलम। पहले के ज़माने में स्याही के पेन मतलब उसका इस्तेमाल करते थे, और इस प्रकार से वो कलम उनका जो है वो राष्ट्रीय चेतना का एक संवाहक बना। पूरा का पूरा जो भार है वो उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से अपनाया और सबके सामने रखा। देखिए, तेजस्वी और जुझारू पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के पतरिया गांव में सन 1871 में हुआ था। और ये कहते हैं कि हिंदी मेरी मौसी और मराठी मातृभाषा कहते हैं माँ के है, क्योंकि वो रहने के लिए आदि आए होंगे महाराष्ट्र में आदि, लेकिन इनका जन्म गांव कौन सा है? मध्य प्रदेश के सागर जिले के पतरिया गांव में सन 1871 में हुआ था, और निधन 23 अप्रैल 1926 को हुआ।
सप्रे जी ने जिस समय लेखन के क्षेत्र में कदम रखा उस समय हिंदी गद्य घुटनों के बल चलना सीख रहा था, और जब इन्होंने गद्य आदि लेखन के क्षेत्र में अपना कदम रखा तब गद्य जो है वो घुटनों के बल चलना सीख रहा था। मतलब तब उतना गद्य का विकास नहीं हुआ था, उस समय इन्होंने लिखना आरंभ किया। देखिए, हिंदी गद्य लेखकों को उपहास की मुद्रा में कंथक कहा जाता था। ऐसे समय सप्रे जी ने अपनी जोरदार घोषणा में हिंदी गद्य की वकालत की। जिन लोगों की रुचि गद्य की ओर नहीं झुकती, जो लोग गद्य लिखने वालों को कंथक कहते हैं, उनके लिए यही उपाय है कि हिंदी के सुलेखक निराशा से हत न होकर धीरे धीरे अपना कर्तव्य करते जाएं। और उन्होंने सबको बताया, अरे आप धीरे धीरे अपना कार्य करते जाओ, और इस प्रकार से सुलेखक अच्छे लेख हम यदि लिखेंगे, अच्छा ये करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे ये करके अपना कर्तव्य भी निभा सकते हैं। आज नहीं तो कल 10-20 वर्षों में कभी न कभी पठित समाज पर यह बात विदित हो जाएगी कि हिंदी साहित्य बिना गद्य लेखकों के पूरा नहीं होगा। और इस प्रकार से गद्य के विकास या गद्य में यदि हमारा नाम आना है 10-20 वर्षों के बाद में नहीं, कभी न कभी ये समाज पर यह बात विदित होगी, उनको समझ में आएगी कि हिंदी साहित्य बिना गद्य साहित्य के नहीं हो सकता, और बिना गद्य लेखकों के पूरा भी नहीं हो सकता। साहित्य में गद्य एवं पद्य, निबंध, आलोचना, ये हर एक इकाई, हर एक विधा होनी चाहिए, तब वो साहित्य सुगम और सुलभ अच्छा बन जाता है। देखिए, सप्रे जी ने भी इस प्रकार से ही कहा सबको। सप्रे जी ने हिंदी भाषा के परिष्कार के साथ साथ पाठकों में साहित्यिक संस्कार पैदा करने का संकल्प लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। और इस प्रकार से जर्नलिस्ट पत्रकारिता किस प्रकार से करनी है, और उन्होंने ये संकल्प लिया, और वो हर एक पाठकों में साहित्यिक संस्कार पैदा करना उन्होंने शुरू किया। देखिए, डॉक्टर कुमुद शर्मा के अनुसार हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने में सप्रे जी द्वारा संपादित पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इन पत्रों ने न केवल हिंदी शक्ति को बढ़ाया है, बल्कि का बोध कराया, बल्कि उसे समालोचना, हिंदी निबंध और कहानी आदि से समृद्ध भी किया है। और इस प्रकार से ये जो कुमुद शर्मा जी है, उन्होंने बताया कि सप्रे जी ने इसको बहुत अच्छे से संपादित पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इन पत्रों ने न केवल हिंदी शक्ति का बोध कराया, बल्कि उसे समालोचना, हिंदी निबंध और कहानी आदि से समृद्ध भी किया। हिंदी निबंध किस प्रकार से ये होते, कहानियाँ, और इन्होंने उसको पूरा का पूरा समृद्ध भी बना दिया। देखिए, सप्रे जी ने पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र से की। मासिक जो महीने में आता है उसे प्रकाशित होता है, उसे मासिक कहते हैं हम लोग। जो हफ्ते में आता है, वीकली आता है, उसको साप्ताहिक कहा जाता है। ओके, 15 दिन में आता है वो पाक्षिक, तो ये महीने में आ रहा है इसलिए इसको मासिक। तो ये आपको 1 मास के लिए ये करना है। देखिए, पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र से की। उनके मासिक पत्र का नाम छत्तीसगढ़ मित्र था। इस पत्र ने निज भाषा उन्नति अहम सब उन्नति को मूल इस मंत्र को अपनाकर हिंदी का भरपूर श्रृंगार किया। साहित्यिक पत्रकारिता को राह दिखाई। इसे हिंदी का पहला समालोचनात्मक पत्र माना गया है। और इस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो मासिक पत्र है, उसको सबने अच्छे से साहित्यिक पत्रकारिता को राह दिखाई सभी को, और इसमें से अच्छे खासे लेख आदि लिखे गए, और इसे हिंदी का पहला समालोचनात्मक पत्र भी माना गया है। इसी पत्र को हिंदी की पहली मौलिक कहानी देने का श्रेय प्राप्त हुआ।
सप्रे जी की टोकरी भर मिट्टी कहानी इसी में प्रकाशित हुई। उनके कहानी का नाम जो है टोकरी भर मिट्टी जो है ये इस मासिक में ही क्या हो गई, प्रकाशित हुई। इसमें खड़ी बोली हिंदी काव्य के संवाहक श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण कृतियों की समालोचना प्रकाशित हुई। और इस प्रकार से ये जो लेखक थे उनको एक प्रकार से एक मंच जैसे बोलते हम लोग मिल गया। तो वैसे मासिक इन्होंने जब पहला जो मासिक पत्र आरंभ किया, इसके माध्यम से सभी लेखक अपने एक एक लेख आदि उसमें से प्रकाशित करने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी आदि अनेक लेखकों की प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्र में प्रकाशित हुई। अभी मैं लिखता हूँ करके हम यदि बैठेंगे तो होगा क्या, उसको अच्छे से जाकर पत्रिकाओं में छपना पड़ेगा, मासिक में या जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से वो समाज के सामने आना चाहिए। जब पाठक उसको पढ़ेंगे तब वो साहित्य के लिए भी रखा जाता है। देखिए, और इस प्रकार इन सभी लेखकों की जो रचनाएं हैं ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र में क्या होने लगी, छपने लगी, और इसके चलते उनका प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रबुद्ध पाठकों लेखकों के बीच छत्तीसगढ़ मित्र अत्यंत लोकप्रिय हुआ। और इसके चलते ये छत्तीसगढ़ मित्र जो मासिक है ये सबके मन में उसकी छाप हुई, लोकप्रिय हुआ, लोग इसको पढ़ने लगे। लेकिन पत्रकारिता को मात्र मनोरंजन और चटपटी सामग्री परोसने का जरिया समझने वालों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें समस्या पूर्ति नहीं है, युद्ध के समाचार नहीं है। और समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक एक लोगों की सोच सकारात्मक होती है तो दूसरे नकारात्मक सोचते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका को, मासिक पत्र था ये, लेकिन कई अन्य लोगों ने इसकी आलोचना भी की। वो लोग कहने लगे अरे इसमें सिर्फ साहित्य के बारे में ही आता है, युद्ध के समाचार नहीं आते, इसमें चटकीली चटनी और गपशप की बातें भी नहीं है, समालोचना ही समालोचना भरी है। उन लोगों के लिए सप्रे जी का जवाब था छत्तीसगढ़ मित्र का उद्देश्य कुछ और है। और तब सप्रे जी जो है, माधवराव सप्रे जी, उन्होंने कहा अरे भाई ये जो पत्रिका है इसका उद्देश्य अनोखा है, अन्य कुछ है, ये सभी पत्रिकाओं की तरह सभी मासिकों की तरह नहीं है। और आम में इमली का स्वाद ढूंढने का रुदा श्रम क्यों उठाते हैं, और आपको आम यदि खाना है तो इमली का स्वाद नहीं आ सकता है, इमली का स्वाद आना है तो इमली खानी है। और इसी प्रकार इस मासिक में आप वो क्यों बातें ढूंढते हो, ऐसे उनको उन्होंने समझाया। देखिए, लगातार आर्थिक संघर्षों से जूझते हुए 3 वर्ष तक सप्रे जी ने इस पत्र का संपादन किया। अभी ये मासिक पत्र का संपादन करना उस समय में उतनी आम बात नहीं थी, और आज भी हर एक के पीछे आर्थिक जो सपोर्ट होता है, आर्थिक जो सहायता होती है, वो बहुत बहुत मायने रखती है। देखिए, ये जीवन एक संघर्ष है, और इस प्रकार से उन्होंने भी इतना संघर्ष 3 वर्ष तक किया, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। देखिए, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। छत्तीसगढ़ मित्र के बंद हो जाने पर सप्रे जी ने नागपुर के देश सेवक प्रेस में नौकरी करते हुए हिंदी ग्रंथमाला के प्रकाशन की योजना बनाई। अभी आर्थिक जो संघर्ष यानी आर्थिक स्थिति न होने के कारण उनका जो छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जो मासिक उन्होंने जो मासिक पत्र प्रकाशित किया था वो बंद हो गया फिर, और उनको नौकरी करनी पड़ी। देश सेवक प्रेस में उन्होंने नौकरी की, लेकिन उधर भी उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला के प्रकाशन की योजना बनाई। अब इधर भी हम लोग हिंदी के ग्रंथ बनाएंगे। इसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जन जागरण के अभियान की भूमिका तैयार की। इसी समय भारतीय राजनीति में
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, नारा गूंज उठा। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, देखिए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जन जागरण किया, लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने किया। और उस समय भारतीय राजनीति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने एक नारा लगाया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नारा गूंज उठा चारों ओर। सप्रे जी भी तिलक के संपर्क में आए और उन्होंने उनके मराठी पत्र केसरी का नागपुर से हिंदी केसरी नाम से हिंदी संस्करण प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इस पत्र के माध्यम से सप्रे जी प्रखर पत्रकारिता की गौरवमयी परंपरा के अगुआ बने और इस प्रकार से उन्होंने उसके गौरवमयी अगुआ बने वो परंपरा के, कि उनकी हिंदी नामक केसरी, मराठी पत्र केसरी, नागपुर से हिंदी केसरी के नाम से उन्होंने हिंदी संस्करण प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्र के माध्यम से सप्रे जी प्रखर पत्रकारिता की गौरवमयी परंपरा के अगुआ बन जाते हैं, देखिए। और उन्होंने हिंदी केसरी को स्वतंत्रता आंदोलन का सक्षम सेनानी बना दिया। और फिर हिंदी केसरी का ये क्या है, एक प्रकार का ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक सक्षम सेनापति जैसे सेनानी है ये। इससे न जाने कितने भारतीयों को देशभक्ति की स्फूर्ति मिली और फिर इसको लोग पढ़ने लगे और लोगों के मन में भी देश के प्रति भक्ति जगने लगी। देखिए, हिंदी केसरी के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने पर जो संपादकीय लिखे गए वे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला देने की शक्ति रखते थे। उसके एक अंक में सरकार की दमन नीति और भारत माता के पुतों का कर्तव्य शीर्षक से संपादकीय में आता था, देखिए। और इस प्रकार से हिंदी केसरी के दूसरे वर्ष में, जब हिंदी केसरी दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा था, तब ये अंग्रेज़ों के साम्राज्य की नींव हिलाने का कार्य इन्होंने किया। और उसके एक अंक में सरकार की दमन नीति, किस प्रकार से सरकार नीति कर रहा है, हमसे खेल रहा है, और भारत माता के पुतों का कर्तव्य क्या है, शीर्षक में उन्होंने रखा है कि उनको क्या करना है। और तिलक के 2 लेखों के अनुवाद प्रकाशित हुए। इन प्रकाशनों के कारण सप्रे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उस समय राज्य उनका था भारत देश पर। और उन्होंने क्या किया, देखिए, माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार कर दिया। उनकी गिरफ्तारी हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता को इतिहास की पहली गिरफ्तारी थी। और इस प्रकार से ये भी एक इतिहास था कि हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता के इतिहास की ये पहली गिरफ्तारी थी। यदि किसी को गिरफ्तार किया था वो व्यक्ति है माधवराव सप्रे जी। सप्रे जी के जेल जाने पर उनके बड़े भाई की नौकरी खतरे में पड़ गई और अभी एक के चलते सभी परिवार को फिर अभी ये दुख भोगना पड़ा। उनके बड़े भाई की नौकरी भी खतरे में आ गई। परिवार के भूखों मरने की आशंका से डरे बड़े भाई द्वारा आत्महत्या करने की धमकी तथा मित्रों के दबाव में सप्रे जी ने क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और फिर इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, देखिए, कि उनके बड़े भाई ने बताया, अरे हमारा परिवार भूखों मरने लगेगा, मर जाएगा, और इस प्रकार से मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसी धमकी उन्होंने दी। फिर सप्रे जी ने क्या किया, देखिए, अपने मित्रों के दबाव में सप्रे ने आकर फिर उनसे माफ़ी मांगी, देखिए, अंग्रेज सरकार से। माफ़ी मांगने के बाद उनको छोड़ देते। माफ़ी मांगने पर सप्रे जी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। हर एक इंसान का एक अलग अलग प्रकार से एक इंसान की क्या होती है, देखिए, एक अपना जीवन जीने की कला होती है। फिर इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग गया। अरे मैंने उनसे क्यों माफ़ी मांगी, क्योंकि भाई ने क्या धमकी दी थी, मैं आत्महत्या करूँगा, आपकी वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ रही है और फिर हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, खाने पीने के लिए भी कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो आपको अंग्रेज सरकार
की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि आपने उनके बारे में ऐसा क्यों लिखा, ऐसे क्यों बोला। ऐसे उनके अन्य राष्ट्रीय कार्यों और क्रांतिकारी विचारों को अनदेखा कर जन समाज ने उन्हें स्वदेशद्रोही, डरपोक, विश्वासघाती कहकर तिरस्कृत किया। अभी इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन समाज में देश के सभी लोगों ने उनको फिर स्वदेशद्रोही कहा। अरे ये तो देश के प्रति प्यार दिखाव करके बोलता था, लेख लिखता था, लेकिन ये खुद एक डरपोक है, विश्वासघाती कहकर उसका तिरस्कार करने लगे। पश्चाताप की आग में जलते हुए सप्रेजी ने अज्ञातवास ले लिया। अज्ञातवास लेना मतलब किसी को दिखाई न देना, ओके। और इस प्रकार से वो किसी के सामने नहीं आते थे, कुछ नहीं ये करते थे, उनको पश्चाताप होता था बार बार, अरे ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, ऐसा क्यों हुआ। और इसके चलते वो अकेले पड़ जाते देखिए, और उन्होंने किसी से मिलना, ये करना, समाज में जाना ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने अज्ञातवास लिया देखिए। सिर तथा पैरों में कुछ पहनना उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया। ये कितने स्वाभिमानी, कितने स्वदेश प्रेमी थे देखिए। सिर पर पगड़ी, पैर में जूता आदि भी पहनना इन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया इन्होंने सब कुछ, क्योंकि अभी क्या करना है। और अज्ञातवास के बाद रचनात्मक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हो सप्रेजी ने पुनः सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनकी प्रेरणा व संयोग से माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कर्मवीर पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। और माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में देखिए कर्मवीर पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। उनको पूरा का पूरा किनकी प्रेरणा मिली, उनको सप्रेजी की। इसे सप्रेजी का सच्चा स्मारक कहा गया कर्मवीर को। पत्रकारिता के साथ साथ सप्रेजी ने स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के कुछ उपाय, हिंदी दासबोध और भारतीय युद्ध जैसे ग्रंथों की रचना की। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सप्रेजी का साहसिक कदम था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। और इस प्रकार से उन्होंने फिर साहसिक कदम ये उठाया, बायकॉट, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट नामक, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त भी कर दिया। देखिए सप्रेजी ने अदम्य राष्ट्रीय चेतना, गौरवशाली सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा के बीच जीवंत और प्रखर पत्रकारिता का इतिहास रचा। हिंदी और देश सेवा में आजीवन संलग्न रहने वाले सप्रेजी के मन में अपनी राष्ट्रभाषा और देश के प्रति समर्पण का भाव कहीं अधिक गहरा था। और उनके मन में जो भाव था, जो राष्ट्रभाषा के प्रति, देश के प्रति, वो एक दूसरों से भी थोड़ा एक समर्पण जैसा भाव था, अलग एक भाव था। देखिए एक लोग दिखावा दिखाने के लिए करते, लेकिन एक एक लोग सच्चे तन मन धन से उसे अपनाते हैं। इसीलिए मरने से पूर्व उन्होंने कहा, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूँगा, देश का तो मोक्ष अभी हुआ नहीं। और इस प्रकार से मरने से पूर्व उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है। कहा जाता है कि इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म करने उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन मैं फिर से जन्म लूँगा क्योंकि मेरे देश को अभी तक मोक्ष अभी नहीं मिला है, तो मैं फिर से जन्म लेकर उसको मोक्ष दिलाऊंगा। इस प्रकार की बातें हम लोग जब देखते हैं, तब माधवराव सप्रेजी के जीवन और उनके साहित्य, पत्रकारिता आदि के बारे में उन्होंने बताइए। देखिए, और ये जो निबंध हम उनका देखने जा रहे हैं, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, उसका संक्षिप्त में हम रचनासार देखते हैं। अगले क्लास में उसको पूरा देखेंगे। देखिए, जिन लोगों की रुचि गद्य की ओर नहीं झुकती, जो लोग गद्य लिखने वालों को कथक कहते हैं, उनके लिए यही उपाय है कि हिंदी के सुलेख लेखक निराशा से हत न होकर धीरे धीरे अपना कर्तव्य करते जाएं। वो कहते हैं कि अरे
गद्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। और ऐसा जिनके मन में नहीं होता है ना, आप लोग उसको छोड़ो मत। सभी लेखकों को अपना जो लिखने का काम है वो पूरा करते रहना है, धीरे धीरे करते रहना है। एक ना एक दिन हम इसमें जीत जाएंगे, जीत हमारी होगी। सभी कहने लगेंगे कि गद्य के बिना साहित्य अधूरा है, और गद्य लेखकों को और गद्य साहित्य को भी मान सम्मान मिलेगा। आज नहीं तो कल 10-20 वर्षों में कभी न कभी पटित समाज पर यह बात विदित हो जाएगी कि हिंदी साहित्य बिना गद्य साहित्य, बिना गद्य लेखकों के पूरा नहीं होगा। और वो कहते अरे आज नहीं तो कल 10-20 वर्षों में कभी न कभी इसका असर होगा, और सबको ये पता होगा कि हिंदी साहित्य में गद्य का और गद्य लेखकों का स्थान बहुत यानी बहुत अग्रसर है। हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने में सप्रे जी द्वारा संपादित पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इन पत्रों ने न केवल हिंदी शक्ति का बोध कराया, बल्कि उसे समालोचना, हिंदी निबंध और कहानी आदि से समृद्ध भी किया। माधवराव सप्रे का यह निबंध उनकी गद्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें बनती हुई नई भाषा और युवकों के सामने खड़ी होती चुनौतियाँ यानी शिल्प और विषय की दृष्टि से जो नयापन है वह निबंध को महत्वपूर्ण बनाता है। और इस प्रकार माधवराव सप्रे जी की जो पत्रिकाएं, जो संपादित पत्रों का जो असर है वो बहुत बड़ा योगदान है। उसका असर समाज के ऊपर और फिर साहित्य के ऊपर पड़ा है। समालोचना, हिंदी निबंध और कहानी आदि से ये समृद्ध होते गया विस्तारित रूप से। माधवराव सप्रे का ये निबंध उनकी गद्य का उत्कृष्ट नमूना है, और इसीलिए इसको अध्ययन के लिए रखा गया है। और इस विषय की दृष्टि से जो नयापन है वो इसे मिला है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। अगले क्लास में हम योग्यता और व्यवसाय का चुनाव इस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। अभी संक्षिप्त में सार और निबंधकार के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।